हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजिड रोटेटर के ऊपर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रिजिड रोटेटर के बारे में। तो देखो, रिजिड रोटेटर क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन अप्लाई करोगे तो ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम में मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चेंजमेंट ना आए, या ये कहें ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि नो चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, नो चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल no change bond length of molecule during rotation is called rigid rotator। मतलब कोई चेंज ना आए बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर ड्यूरिंग रोटेशन, उसे हम क्या कॉल्ड रिजिड रोटेटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिजिड रोटेटर बोलते हैं। ठीक है, रिजिड रोटेटर क्या कहता है कि जब आपके पास आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, इसके अंदर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, रोटेशन डाल रहे हो, तो रोटेशन के टाइम में इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड रोटेटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे लेट इज कंसिडर आपके पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप कंसिडर कीजिए कि आपके पास क्या है, कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपके पास कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल को आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए, ये मॉलिक्यूल है बी। ठीक है, आपके पास कोई दो बॉडी है, आपने उन दोनों बॉडी को एक रोड से कनेक्ट कर दिया। इस बॉडी का नेम है ए, इसको बोलेंगे बी से। इस बॉडी का मास है m1। इनके बीच में क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जिसको आई नोट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। m1 मतलब ए बॉडी का जो मास है वहाँ से लेके और आर नोट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लेंगे r1। m2 जो आपके पास बी बॉडी का मास है वहाँ से लेके सेंटर ऑफ इन्वर्जन तक जो डिस्टेंस लेंगे वो कितनी होगी, r2 होगी। सो दैट आपके पास r नोट क्या होगा, r1 होगा। r नोट आपके पास क्या होगा, r1 होगा, प्लस में r2 होगा। अगर आपको r1 निकालना हो तो क्या करेंगे कि इस r नोट को इस इक्वल के मतलब राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये प्लस की वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो प्लस में r2 और माइनस में क्या हो गया, आपके पास r नोट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, r1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि आपकी m1 बॉडी का मास और उसकी जो डिस्टेंस है r1 वो किसके इक्वल होगी, m2 बॉडी की डिस्टेंस r2 के। ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि आपका जो ए है उसका जो मास है m1 और प्लस में उसकी जो रेडियस है r1। ठीक है, तो m1 इंटू में r1 किसके इक्वल होंगे, m2 इंटू में r2 के इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपने ये r1 निकाला है, इस r1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट दिस इक्वेशन फर्स्ट, ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड। नाउ द वैल्यू ऑफ r1 को पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड के अंदर। अब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी वो देखो, m1 r2 माइनस में क्या हो गया, r नोट इज इक्वल टू m2 और ये क्या हो गया, r2। इस m1 को पहले इस r2 से डिवाइड करवाएंगे,
फिर इस m1 को इस R0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो m1 R2 प्लस में सॉरी माइनस में क्या होगा m1 R0 आएगा। ठीक है, जब ये वैल्यू मतलब सॉरी ये हमने गलत कर दिया, ये किस में है, माइनस की फॉर्म में है ये वैल्यू, है ना। तो जब m2 और R2 हमें वैल्यू अब किसकी फाइंड आउट करनी है, इसके इक्वल में क्या है m2 R2 है, ये m1 है, ये m2 R2 है, m1 R0 इस साइड जाएगा तो मतलब प्लस का हो जाएगा ये वैल्यू, तो m1 R0 प्लस में m2 R2 की वैल्यू होगी इज इक्वल टू क्या होगा m1 और R0 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखो हमें वैल्यू किसकी सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ R0। अब हमें एक्चुअल में जो R0 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ R2 करेंगे कैसे, वो देखो इस इक्वेशन के अंदर गौर से देखना कि R2 मतलब दोनों में कॉमन है, तो m1 R0 m1 और m2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो m1 प्लस में क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू आएगी। ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, R2 की वैल्यू निकली है। ठीक है, ऐसे ही जब आप R1 की वैल्यू को निकालोगे तो इस m1 की जगह क्या हो जाएगा m2 R0 डिवाइड में m1 प्लस में क्या हो गया m2। तो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के है रेडियस मतलब R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब हम आगे दूसरा क्या अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू समीशन mi और ri का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, mi और ri का स्क्वायर का मतलब है कि पहले हम ए बॉडी को क्या करेंगे, यहाँ पे पहले a प्लस में b मतलब मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, ए बॉडी अपने पास क्या है m1 r1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में m2 और r2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, i अपने पास क्या होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। नाउ ये इक्वेशन अपने पास कौन सी होगी, देखो ये वाली क्या थी, ये वाली अपने पास इक्वेशन थी फर्स्ट, ये सेकंड, और ये वाली कौन सी होगी थर्ड, और ये वाली कौन सी होगी फोर्थ। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है अपनी फिफ्थ। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन कौन सी हो गई है, सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, ये अपने पास कौन सी इक्वेशन है, सिक्स्थ इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अपने मतलब जो अपन ने R1 और R2 की वैल्यू को निकाला है उसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन सिक्स्थ के अंदर। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि नाउ R1 और R2 की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन सिक्स्थ में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि नाउ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन किसके अंदर, सिक्स्थ के अंदर पुट करेंगे। तो जब हम इस इक्वेशन को सिक्स्थ में पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, m1 r1 की वैल्यू क्या है उसको पुट कर दो यहाँ पे m2 r0 m1 प्लस में m2, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, m2 यहाँ पे क्या होगा m1 r0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। तो यहाँ तक हो गया है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो ये अपने पास क्या है, पूरा का पूरा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको और इसको अपन कॉमन ले लेंगे एक साइड, तो क्या लेंगे m1 m2 का स्क्वायर होगा, मतलब पहले इसको खोल मतलब पहले इसको डिवाइड करवा दो, m2 का स्क्वायर r0 का स्क्वायर प्लस में m2 m1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे r0 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या होगा m1 प्लस में ये क्या होगा m2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे m1 प्लस में क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो m1 और m2, ठीक है, मतलब ये m1 और ये m2 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो, m1 और m2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नोट का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, m2 प्लस में m1 और डिवाइड में क्या होगा, m1 प्लस में m2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस एक स्क्वायर से इस वाली m2 प्लस m1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, मैं ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पे, m1 m2 आर नोट का स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा m1 और प्लस में क्या बचेगा m2। तो आपके पास जो फाइनल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ तक निकल के आ गया हो गया। अब देखो आगे, देखो ये अपने पास कुछ आई की वैल्यू ये निकल के आई है। अब हमें पता है म्यू आपके पास क्या होता है, म्यू इज़ द रिड्यूस मास। क्या होता है, जो म्यू है वो रिड्यूस मास होता है। और ये वाली जो ये वाली वैल्यू है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2। देखो ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है, रिड्यूस मास की। तो अब हम यहाँ पे मतलब इस वाली वैल्यू की जगह देखो आई आपके पास निकल के आया है, टोटल वैल्यू क्या निकल आई है, ये वाली निकली है। तो जो m1 और m2 डिवाइड में m1 प्लस m2 की जगह, मतलब इस वाली वैल्यू की जगह है, हम म्यू को रख सकते हैं ना। तो म्यू को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू म्यू आर नोट का स्क्वायर, जो आपके पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकल के आया है, जिसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। आपके पास इक्वेशन नंबर 7 क्या कहती है कि जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल आता है, म्यू आर नोट स्क्वायर के इक्वल आता है। अब आगे इसमें एक और रूल अप्लाई करो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जो रोटेशनल एनर्जी होता है आपके पास, जो रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है, क्या है, क्लासिकल थ्योरी कहता है कि रोटेशनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v का स्क्वायर होता है। अब ये आपके पास क्या है, मास है। मास को आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आई की वैल्यू के अंदर हमें पता है मास इज़ द रिड्यूस। और आप इस मास को m आपके पास क्या है, m इज़ द मास, m आपके पास क्या है, मास है। और इस मास की जगह आप आई को पुट कर सकते हो, ठीक है। v आपके पास क्या है, v इज़ द वेलोसिटी, v आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, जो किसी भी मूवमेंट को शो करता है। तो इसकी जगह, इस v की जगह ओमेगा को, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। जो आपके पास ओमेगा है वो क्या है, एक एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि m की जगह तो i को पुट करेंगे और v जो वेलोसिटी है इसकी जगह हम ओमेगा को पुट करेंगे। तो चलिए पुट कीजिए। e जो आपके पास रोटेशनल है वो क्या होता है कि हमें क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। E फॉर द एनर्जी, एनर्जी किसके लिए देख रहे हैं, रोटेशन के लिए। 1/2 m की जगह क्या पुट करेंगे, I, और v की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी आ गई है, मतलब रोटेशनल एनर्जी आई है। ये इक्वेशन क्या होगी आपके पास, इक्वेशन नंबर है 8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम कहता है, एंगुलर होता है मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है L से, मास को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे I से, और वेलोसिटी को किस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इनटू में ओमेगा से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा। क्या आएगा अपना, I ओमेगा आता है। ये अपने पास कौन सी इक्वेशन नंबर होगी, इक्वेशन नंबर है 9। अब आगे देखो, अब हमें इस रोटेशनल एनर्जी का ही रोल है। E रोटेशनल इज इक्वल टू क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई भी I करवा देंगे, इस पूरी इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई करवाएंगे और I से ही क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। इसको I से तो मल्टीप्लाई करवा दो और I से ही क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो आपके पास रोटेशनल एनर्जी क्या आएगी, 1/2 I इंटू I का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में क्या होगा, I की वैल्यू होगी। अब हमें
पता है आई ओमेगा क्या है, आई ओमेगा क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम है, और ये किसकी फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 एल का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो जाएगी आपके पास, आई की वैल्यू आएगी। आप क्यों हमने यहाँ पे एल क्यों पुट किया है, क्योंकि एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, जिसकी वैल्यू होती है आई मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, जो मास को रिप्रेजेंट करता है, इनटू में ओमेगा जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आई इंटू में ओमेगा का दोनों का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, एल स्क्वायर डिवाइड में आई लिख दिया। अब आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग्स टू द क्वांटम थ्योरी एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो आपने जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसमें एल को हम, एल जो है इसका मतलब एल की रूट जे प्लस में 1 और एच बाई में 2 पाई लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एंगुलर क्वांटम, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी कहती है कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एल की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या नेम देंगे, इस इक्वेशन को नेम देंगे, सॉरी पहले इस इक्वेशन को नेम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर है 10, ये इक्वेशन नंबर है 11। अब हम क्या कहेंगे कि नाउ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, मतलब वैल्यू ऑफ, या ये कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ एल को, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एल की पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर आपके पास 11 है इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 10 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, यहाँ पे जो एल है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट जे, मतलब ब्रैकेट जे प्लस में 1 और एच 2 पाई की वैल्यू का क्या कर देंगे, पूरी का स्क्वायर करेंगे। देखो अब हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करके देखो, ई रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 जे प्लस में 1 एच बाई में 2 पाई, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू है। अब देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, जे एन जे प्लस में 1, और ये एच तो इस स्क्वायर रूट से बाहर था, तो एच का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पे क्या था, आई की वैल्यू थी, ठीक है। तो 1/2 जे प्लस में 1 एच का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 आई 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 4 को और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद जे प्लस में 1 एच का स्क्वायर डिवाइड में आई 8 पाई स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्या बना है अपने पास, 8 पाई स्क्वायर वैल्यू आई है, ठीक है। अब हम इस ई रोटेशनल की वैल्यू को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। अब जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब हमें इस जूल की एनर्जी को सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो म्यू बार, जिसको वेव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बार हमारे पास क्या होता है, एनर्जी बाई में एच सी की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम म्यू बार की वैल्यू को लिख के ई एच सी से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, म्यू बार इज इक्वल टू, जिससे ये जूल जो है सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। म्यू बार क्या होगा, ई बाई में एच सी एच स्क्वेयर 8 पाई स्क्वेयर आई जे एंड जे प्लस में 1, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स की फॉर्म में। ये जो जूल की वैल्यू है ये सेंटीमीटर इन्वर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कन्वर्ट होगी तो इस एच से एक एच कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जब एक एच कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम एनर्जी बार से भी रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसको पूरे को बाहर ले लेंगे, और एच 8 पाई स्क्वेयर आई, और इस सी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में सी, और यहाँ पे जे एंड जे प्लस में 1 सेंटीमीटर
इन्वर्स वैल्यू की। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आई है वो ये है। यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देखो कि जो h है आपके पास, h डिवाइड में 8 पाई स्क्वेयर आई और c, इस पूरे को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। ये जब कांस्टेंट लिया जाएगा तो इसको हम b कांस्टेंट लेंगे। जो ये b है ये हमारे पास क्या है, इज ए रोटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है। ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस वाली पूरी वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू बी जे एंड जे प्लस में 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है फॉर रिजिड रोटेटर के लिए, एक तो ये वाला है। ठीक है, मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये भी बिल्कुल सही है। और ये इस वाले को हम क्या लेंगे, जब कांस्टेंट लिखेंगे, इसका कांस्टेंट क्या है, b है, b इज़ द रोटेशनल कांस्टेंट है। j हमारे पास क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, जो j है वो रोटेशनल क्वांटम है। h यहाँ पे प्लंक कांस्टेंट है। i मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, और इसमें जब म्यू की वैल्यू को लिखा जाता है तो म्यू भी, इस आई की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर नोट होता है। म्यू इज़ द रिड्यूस मास, और ये हमारे पास क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होती है मॉलिक्यूल की। ये फाइनल फॉर्मूला है फॉर रिजिड रोटेटर के लिए। अब इसका यूज़ करते हुए हम मतलब एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे फॉर डिफरेंट रोटेशनल लेवल के लिए। जब कोई मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर फॉर डिफरेंट रोटेशनल लेवल के लिए, देखो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी को, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे रोटेशनल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ से 0, फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो जब 0 रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा उस टाइम पे आपके पास कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, उस टाइम पे आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी। तो जो J है, यहाँ पे J की जगह हम पुट करेंगे 0 को, तो B 0 प्लस में 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके पास फॉर 0 रोटेशनल के लिए जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 0b सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। तो यहाँ पे इस 0 के लिए जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 0b सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। अब ऐसे ही अगर आप j इज इक्वल टू 1 लोगे, मतलब जब आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर, जब आपने 0 से कहाँ पे पहुँच गए हो, 1 की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि b, जहाँ पे j है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। तो 1 एंड 1 प्लस में 1, तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। 1 प्लस 2 और 2 इंटू में 1 कितना होगा, 2, तो 2b सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे इसका गैप कितना होगा, 2b सेंटीमीटर इनवर्स होगा। जब आप 0 से 2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है, जब आपके पास रोटेशनल जो है, पहले तो 0 पे थे, 0 पे 0b था। जब आप 0 से किसकी तरफ, मतलब रोटेशनल, जब आप रोटेशनल लेवल फॉर 0 से किसकी तरफ गए हो, 1 की तरफ गए हो, तो हमें कितना एनर्जी मिला है, 2b सेंटीमीटर इनवर्स मिला है। जब आप 0 से 2 की तरफ जाओगे, मतलब 0 से 2 की तरफ जाओगे, तो आपको जो रोटेशनल मतलब जो एनर्जी मिलेगी वो कितना मिलेगा, b 2 प्लस में 1 कितना होगा, 3 इंटू में 2, सॉरी कितना मिलेगा, 6। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6b सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। ऐसे ही जब 0 से 3rd पे जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 एंड 3 प्लस में 1 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर इनवर्स। 12b सेंटीमीटर इनवर्स जो आपके पास एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 12b सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, और इसके लिए 6b सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। तो ये इसका स्पेक्ट्रा भी है, और एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर फॉर डिफरेंट रोटेशनल लेवल के लिए ये ग्राफ भी बना दिया है। अब हम आते हैं सिलेक्शन रूल के ऊपर। सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि एक रूल होता है जो डिटरमाइन करवाता है रोटेशनल ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल, कि जब कोई मॉलिक्यूल आपके पास 0 से एक्साइटेड की तरफ जाता है उसको रिप्रेजेंट करवाता है।
सिलेक्शन रूल फॉर द रिजिड रोटेटर के लिए क्या होगा, वो देखो। सिलेक्शन रूल फॉर रिजिड रोटेटर के लिए कहता है कि ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड में जाता है तो J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू +1, मतलब जब J से 0 से वो किस में जाता है, एक्साइटेड में जाता है, तो उसके अंदर एक जुड़ जाता है, मतलब एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा J हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगा। ये एक रूल होता है, जिसका मतलब रूल होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन इन ए मॉलिक्यूल की, क्या रोटेशनल ट्रांजिशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सिलेक्शन रूल बोलते हैं फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या है, डेल्टा G पॉजिटिव नेगेटिव 1 आएगा। सपोज एक मॉलिक्यूल लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल के ऊपर है तो उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल के ऊपर जाता है तो वो उसके अंदर J+1 मतलब एनर्जी का एडिशन हो जाता है। और एनर्जी का एडिशन किस लिए होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल पे कोई मॉलिक्यूल है, जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चला गया, एक्स स्टेट के अंदर चला गया। तो J इज इक्वल टू 0 से क्या हो गया, प्लस में 1, मतलब J प्लस में क्या हो गया 1। तो डेल्टा J पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, 1 वैल्यू आएगी। ये हमारे पास है सिलेक्शन रूल है फॉर रिजिड रोटेटर के लिए।